हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे पता होगा आप लोगों को, अब तो हैबिट पड़ चुकी होगी। शुरू करते हैं। तू आदत है या तलब, तू इश्क है या चाहत, तू दिल में है या सांसों में, तू दीवानगी है या मेरी आशिकी, तू जिंदगी में है या फिर एक किस्सा है, जो भी है बस तू ही तू है। इसीलिए मत मेरे दिल से पूछ ये दुख भरी कहानी, ये दिल है दिल में क्या है, कैसे तुझे बताऊं। रिपीट एक बार और करते हैं, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। क्या रिपीट करते हैं। तू आदत है या तलब, तू इश्क है या चाहत, तू दिल में है या सांसों में, तू दीवानगी है या मेरी आशिकी है, तू जिंदगी में है या फिर एक किस्सा है, जो भी है बस तू ही तू है। इसलिए मत मेरे दिल से पूछिए दुख भरी कहानी, ये दिल में है, ये दिल है, दिल में क्या है, कैसे तुझे बताऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का आपके चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंसंट्रेट करे होंगे, अपनी पूर्ण रूप से पढ़ाई में विलीन होंगे, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ें इधर उधर की नहीं कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम का समय चल रहा है। तो आप लोगों को यही प्राथमिकता है कि अपने एग्ज़ाम के समय पर एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ना चाहिए। कल ऐसे फाउंडेशन बैच का लेक्चर 9 आने को था, किसी कारणवश नहीं आ पाया था। आज एसिक फाउंडेशन बैच का लेक्चर 9 है, जो डेली आपको 8 बजे हम प्रोवाइड कराते हैं। देखना, इंग्लिश से डरना नहीं, करना है। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया। फाउंडेशन बैच का लेक्चर 9 है। शुरू करते हैं। वही बात है कि आप लोगों की सिर्फ एक प्राथमिकता है, ये है प्राथमिकता कि एसिक चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका अपना चैनल है एसिक इंग्लिश, और क्या करना है, आप उसमें फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को बार बार बताते हैं कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी पर सारी पीडीएफ उपलब्ध होती हैं। 8 लेक्चर आ चुके हैं आप लोगों के, ये आज 9वां लेक्चर है। 8 लेक्चर की जितनी भी पीडीएफ हैं आप लोगों की, 8th लेक्चर की सारी पीडीएफ हम आप लोगों को आपके चैनल एसिक इंग्लिश, जो भी चैनल है आपका टेलीग्राम पर, उस पर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। क्विड्स को दिमाग में रखना है। बार बार बोलते हैं कि स्ट्रेंथ इज, क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, वाई अभय सोमवंशी। लिखा है यहाँ पर, यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अभय सोमवंशी। इस क्विट्स को बिल्कुल नहीं भूलना है, बार बार बोलते हैं इसी बात को। बगैर देर करिए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। बेहद सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो शुरू के हम क्वेश्चंस लेते हैं, उनसे आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। अच्छे अच्छे लोगों को पता होगा, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी इसमें गलती करोगे, ये मेरा वादा है। हम कह रहे हैं कि फिर भी आप इसमें गलती करेंगे। पहले बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों को करके बताना है कि राम एज वेल एज आई, इसमें आंसर क्या होगा। एम गोइंग देयर होगा, या आर गोइंग देयर होगा, या इज गोइंग देयर होगा। अंडरलाइन हमने किया है एज वेल एज को, अंडरलाइन हमने किया है एज वेल एज को। आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें हमें कि आंसर इसका क्या होगा। कोशिश करें आंसर बताने की कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जनरली पढ़ा होगा कि एज वेल एज, एलोंग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, इन एडिशन विद, बिसाइड, लाइक आदि जैसे शब्दों को जब भी दो सब्जेक्ट से जोड़ा जाता है, तो सब जो भी आगे यहाँ पर वर्ब आती है, यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ये आप लोगों ने पढ़ा है। आशा करते हैं आपने जो भी पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है सही पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन हम इसमें आंसर जानना चाहेंगे। अगर पहले वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो जनरली आप कहेंगे ये वाला आंसर है आपका। हम आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। जनरली बच्चों का यही जवाब आएगा कि सर सी वाले आंसर को लॉक कर देते। तो क्या कहते हैं कंप्यूटर जी, सी आंसर लॉक किया जाए या ना किया जाए। अगर आप लोगों की सहमति है तो सी आंसर को हम लॉक करते हैं। अब कंप्यूटर जी से पूछते हैं क्या आंसर सही है या गलत है। देखते हैं क्या है इसका आंसर। कंप्यूटर जी बता रहे हैं इसका आंसर गलत है।
भाई गलत है तो आखिर क्यों गलत है, क्या सही हो सकता है? इसका आंसर कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि सेकेंड होना चाहिए। सेकेंड आंसर होगा, क्या होगा, आर गोइंग होगा, ना कि इज गोइंग होगा। आखिर जब भी हम बात बोलते हैं तो वाई का रिप्लाई माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। वही बात, ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि देखिए राम क्या है, यहाँ पर है सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। ऑलरेडी सब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट नहीं। अगर यहां पर होता मी मेरे बच्चों, तो यहां पर हो जाता इज गोइंग, क्योंकि यहां पर एज वेल एज दो तरीके से काम करता है, या तो ये प्रीपोजिशन बनता है या ये कंजंक्शन बनता है। कंजंक्शन बनने पर ये एंड का काम करता है, ध्यान रखना, कंजंक्शन बनने पर यह एंड का काम करता है। प्रीपोजिशन बनने पर, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कैसा केस आता है बच्चों, पता होगा आपको, ऑब्जेक्टिव केस आता है। आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। देखिए क्या हो सकता है, अब यहां पर अगर आई लिखा है, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस है। यहां पर एज वेल एज प्रीपोजिशन नहीं, कंजंक्शन के तौर पर काम करता है। अब कंजंक्शन हमने बताया था, पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़े होंगे कि दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। यहां पर दो शब्द हैं, जो बर्ड्स हैं, इन्हें जोड़ दिया है, राम को आई से जोड़ा है। इसका मतलब है जब भी कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन में दोनों सब्जेक्ट जितने भी होंगे वो क्या होते हैं, अपने आप में मुख्य होते हैं। इसका मतलब राम एज वेल एज आई क्या हो सकता है। अब आंसर बताने की कोशिश करें कि क्या होगा, आंसर बताने की कोशिश करें हम अब सही से, आप लोगों को एक बार फिर समझाने, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। पढ़ा होगा, रट्टा नहीं मारना है। बार बार बोलते हैं कि चीजों को रटना नहीं, समझना है, चीजों को रटना नहीं, समझना है। देखिए एज वेल एज जब भी दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, या तो प्रीपोजिशन का काम करेंगे या आपके कंजंक्शन का काम करेंगे। अब जब भी प्रीपोजिशन ये बनेगा तो इसके बाद सब्जेक्टिव नहीं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। आई सब्जेक्टिव नहीं, आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब एक कंजंक्शन बनेंगे तो कंजंक्शन में दोनों आदमी अहम भूमिका निभाते हैं, आई भी और राम भी। मतलब राम के साथ आई है या तो यहाँ पर मी होता तो इसे हम प्रीपोजिशन मान लेते, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्ट से अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं, कंजंक्शन का काम कर रहा है। जब कंजंक्शन का काम कर रहा है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल और प्लूरल। वर्ब कौन सी बची है, आर बची है। यही कंप्यूटर जी ने आपका आंसर लॉक किया था। आशा करते हैं पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्यों इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आज तक आप लोगों ने रटा है, एलोंग विद हो, एज वेल एज हो, इन एडिशन टू हो, इंक्लूडेड हो, टुगेदर विद हो, लाइक हो, बिसाइड हो, बिसाइड्स हो। इनसे जब भी दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग। नहीं, ऐसा नहीं, रटना नहीं है। बार बार बोलते हैं, चीजों को समझना है। इस पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों में कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा। अब बताने की मेरे बच्चे इसमें कोशिश करें। अब आशा करते हैं आंसर आप बता देंगे। बताने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर लिखा है एज वेल एज, यहां पर लिखा है मी। इसका मी मतलब है, मी कैसा केस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जब ऑब्जेक्टिव केस होता है, कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं, यहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा। दोनों में कंजंक्शन का मतलब यहां पर कंजंक्शन का काम करेगा, तब ये एंड का काम करेगा। इसका मतलब एज वेल एज यहां पर प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं लगती। इसका मतलब यहां पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, अपने राम के अकॉर्डिंग लगेगी। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। राम के लिए आर नहीं लगता, राम के लिए एम नहीं लगता, राम के लिए इज लगता है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, पहला वाला आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जी पर यह आंसर आप लोगों को पूछना था, यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताने की कोशिश करें आंसर क्या होगा। देखें कौन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताता है, जो पढ़ चुका होगा वो क्वेश्चन का आंसर जरूर बताने की कोशिश करें। देखिए बताने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और टीचर का भी अच्छा लगता है, टीचर का भी मनोबल बढ़ता है, हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। आंसर बताने से आपका भी मनोबल, कुछ नहीं लगता है समय, 5 सेकंड में आप बता सकते हैं कि ये है कि बी है। बस आपको सही लगे या गलत लगे, जो भी चाहें आप बता सकते हैं, लेकिन आप बताना चाहेंगे तभी बताएंगे, आप पढ़ना चाहेंगे तभी बताएंगे, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है राम, एज वेल एज। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कॉमा, इंग्लिश में कॉमा का बहुत प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कामा का प्रयोग हटाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वैसे ही इंग्लिश में कामा का प्रयोग हटाने से अर्थ में
तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। देखिए कभी भी आप न्यूज हेडलाइन पढ़ोगे या कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस लिखा होता है, तो इस सेंटेंस में यहाँ तक बातें लिखी होती है, इसके बाद कामा लगा दिया जाता है, फिर यहाँ तक इन्वर्टेड कामा में से बंद कर दिया। इसका मतलब है जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये इसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चीजें लिखी हुई होती हैं उसके पहले लिखी हुई चीजों की वो इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब है कि इसका अपना जब भी कामा लग गया इसका अपना कोई वजूद नहीं बचा। अब कौन बचेगा? राम एज वेल एज आई। तो आंसर क्या हो सकता है मेरे बच्चे? कोई आंसर बताने की कोशिश करे हमें। क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि अब राम सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इनको काट दिए। बचा कौन सा आंसर है आपका? ये बचा कि इज गोइंग देयर। अगर यहां से हम कामा हटा दें तो आंसर हो जाएगा बी। अगर यहां से हमने कामा हटा दिया आंसर हो जाएगा बी। अगर यहां हमने लगा दें मी तो आंसर हो जाएगा आपका पहला। आशा करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया कि 4 लिखे हैं। अब यहां पर लिखे हैं कि यू एज वेल एज राम। देखिए राम जो भी पर्सन होता है उसे हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट में भी प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट में भी प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं समझ में। यहां पर यू अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, यू अगर सब्जेक्ट है तो ये तो या कंजंक्शन का प्रयोग करेगा या आपका प्रीपोजिशन बनेगा। ध्यान रखना, या तो कंजंक्शन का काम करेगा प्रीपोज। कैसे जानेंगे? यहां पर आई तो है नहीं, यहां पर आप लोगों को आई तो है नहीं जिससे आप कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो। देखिए जब भी अगर यहां पर कोई नाम दिया जाएगा फर्स्ट केस में आप उसको ऑब्जेक्टिव यहां पर आप उसको एज या कंसीडर कंजंक्शन नहीं करेंगे, एज या कंसीडर कौन करेंगे? प्रीपोजिशन करेंगे। पहला पॉइंट ये है। अगर ऑप्शन में प्रीपोजिशन वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है तो राम को हम सब्जेक्ट मानकर इन दोनों को जब भी कंजंक्शन से जुड़ेंगे हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी। ऐसे ध्यान रखना। वैसे यहां पर भी वर्ब प्लूरल आएगी लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उस बात को समझना है। क्या समझना है कि एज वेल एज के बाद अगर कोई पर्सन आ जाए उसको पहले आपको सब्जेक्ट से नहीं ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप सेकंड प्राथमिकता आप सब्जेक्ट को देंगे। इसका मतलब है कि यू के अकॉर्डिंग यहां पर यू के अकॉर्डिंग ही जाता है नहीं आता, एम आता है नहीं आता। इसका मतलब क्या आएगा? आर आएगा। आर इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आज इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं इन 4 क्वेश्चन से आपने बेहद इंपॉर्टेंट बात भी सीखी होगी। बहुत से डाउट क्लियर होंगे। जिन्होंने भी ये सेशन देखा है वो लोग इस सेशन को जरूर शेयर करें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमने 4 पॉइंट पर कम से कम 4 से 8 बातें बताई हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी। आइए आपका सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। क्या बात यहाँ पर लिखी? यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोडाल्स, मोडाल्स क्या होते हैं? ये भी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ये वर्ब्स के मूड अथवा मूड अवस्था को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। मूड अथवा मोड्स एक ही बात है। चूंकि ये वर्ब्स के भाव क्रियाविधि को व्यक्त करता है इन्हें मोडाल्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो लिखा है वो है, हमें जो भी लिखा है वो आपको समझाने के लिए नहीं, वो आप बाद में भी पढ़ के समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसी भाषा का हमने प्रयोग किया है। इसीलिए क्योंकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना, हम सीधे थे। हमारी बात यह है हम जो बात बोल रहे हैं उसको बहुत ही कंसंट्रेट से साथ आपको लोगों को सुनना है। सुनिए क्या करते हैं। मॉडल्स आपके मन की बात करते हैं। मॉडल आपके मन की बात करते हैं। मॉडल आपके मन की बात करते हैं। आपका मन है आपसे अगर किसी आपका मॉडल हमेशा मन की बात करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। मन का मतलब क्या होता है? मॉडल हमेशा मूड को डिस्क्राइब करते हैं। मॉडल हमेशा मन की बात करते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होते हैं कि मॉडल बने बनाए सेंटेंस में निर्माण करते हैं। बने बनाए सेंटेंस में एंट्री मारेगा और मॉडल का काम होता है मॉडल कभी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेता है। मतलब मॉडल नंबर 1 बात मॉडल मन की बात करता है। मतलब मन की बात मतलब यह है कि मूड की बात करता है। दूसरा पॉइंट है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह दिखते हैं पर ये बने बनाए सेंटेंस में एंट्री मारते हैं। बने बनाए सेंटेंस में एंट्री मारते हैं और सेंटेंस का रूप रंग बदल देते हैं। सीधी सी बात यही समझना है कि मॉडल मन की बात करते हैं। बाद में आएंगे कौन कौन से मॉडल होते हैं, उनका क्या क्या काम है, कहां पर कैन का प्रयोग करते हैं, कहां पर कुड का प्रयोग करते हैं, सारी चीजें विधिवत समझेंगे। अभी ये जान लो कि मॉडल आखिर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा होता है कि देखिए वर्ब्स के कितने पॉइंट हमने बताए हैं। आज एक नया पॉइंट आता है कि वर्ब्स के आगे यहाँ पर क्या लिखा है? फाइनाइट वर्ब। क्या लिखा है आपका? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जिन वर्ष में सब्जेक्ट के नंबर
पर्सन एवं टेंस के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब यह है कि फाइनाइट वर्ब हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कार्य करते हैं और हमारा टेंस बनाने में इन्हीं की भूमिका होती है। फाइनाइट वर्ब के अगर किसी भी सेंटेंस में अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, किसी प्रकार का कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। मतलब यह है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब इसे हम जिसे क्या बोलते हैं सिंटेक्स भी बोलते हैं, कि सिंटेक्स में और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बात दोनों इक्वल हैं, दोनों के एक दूसरे के क्या हैं इक्वल हैं। टेंस मतलब वाक्य को बनाने के लिए हमें फाइनाइट वर्ब की जरूरत पड़ती है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती है, बशर्ते एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब जब आएगी जब उसमें हमें एक कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा, सेंटेंस को एक कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जब भी एक सेंटेंस में अगर दो फाइनाइट वर्ब हैं तो कितने कंजंक्शन से जुड़े होंगे, आंसर आएगा आपका एक। मान लीजिए अगर 3 फाइनाइट वर्ब जुड़ी हैं तो कितने कंजंक्शन होंगे 2। अगर 4 फाइनाइट वर्ब्स हैं तो कितने कंजंक्शन होंगे 3। फाइनाइट वर्ब से हमेशा एक कंजंक्शन कम रहेगा। हाँ, फाइनाइट वर्ब से एक कंजंक्शन हमेशा कम रहेगा। बगैर फाइनाइट वर्ब से आप कोई भी दुनिया का सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फाइनाइट वर्ब हो गई है तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लिखा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन पर वाक्य के टेंस एवं सब्जेक्ट पर्सन नंबर का कोई प्रभाव। ऐसा करते हैं, समझ रहे होंगे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें फाइनाइट वर्ब की जरूरत पड़ेगी, उसमें एक सेंटेंस में अनगिनत नॉन फाइनाइट वर्ब्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, फाइनाइट वर्ब को बनाने के एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, उस सेंटेंस में अनगिनत नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ सकती हैं। अगर हमें एक सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग करना पड़ेगा तो हमें एक कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी उन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर 4 फाइनाइट वर्ब्स किसी सेंटेंस में हैं तो उसमें कितने कंजंक्शन होने चाहिए, आंसर आएगा आपका 3। मतलब ये यहाँ पर समझ लीजिए, इन वर्ब्स जो भी ये वर्ब्स होती हैं इनका टेंस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक सेंटेंस जैसे लिखे हैं हमने, आई गो टू स्कूल, जिसे हमने लिखा आई गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पर लिखा है गो, अगर हम यहाँ लिख दें कि ही, अब यहाँ पर लिखा है टू स्कूल, यहाँ पर लिखा है टू स्कूल है तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया है गो। यहाँ पर ये गो कैसी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर का काम कर रही है, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर का काम कर रही है। ऐसे समझना ये कैसी वर्ब हो गई है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। आशा करते हैं पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट करता है इनफिनिटिव। कौन करता है, इनफिनिटिव। देखिए लिखा है, इन्हें सामान्यतः 2+ वर्ब के रूप में पहचाना जाता है। 2+ वर्ब का मतलब है 2+ B1, इसका मतलब है 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी जब भी ये इन्फिनिटिव का काम करेगा। रट्टा नहीं मारना है कि अकस्टम्ड टू विद 2 के बाद वर्ब की आईएनजी लगती है, वहां पर वो प्रीपोजिशन होते हैं और प्रीपोजिशन के बाद या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है या तो वर्ब की आईएनजी आती है। ध्यान रखना, अगर 2+ B1 है तो वो इन्फिनिटिव का काम करेगा, जिसे हमने लिखा है टू प्ले, टू गो, टू वॉक। देखिए ये इन्फिनिटिव भी है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी आपकी हो सकती है, क्योंकि टू वॉक, टू गो, टू प्लो, लेकिन कभी कभी टू नहीं भी आता है। इस प्रकार इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है, जिन्हें में विदाउट टू। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फिनिटिव आपके 2 होते हैं, एक फुल इन्फिनिटिव होता है, एक इन्फिनिटिव होता है। फुल इन्फिनिटिव होता है जिसके 2+ B1 होता है। कभी कभी सिर्फ इन्फिनिटिव में 2 नहीं आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, आई सा हिम गो। देखिए यहाँ पर ये रटना नहीं कि 2 गो यहाँ पर लगाना, नहीं लगा है, आई सा हिम गो, आई बेड हिम गो, आई बिड हिम गो। यहाँ पर लिखिए गो बेयर इन्फिनिटिव है, गो यहाँ पर जो भी है गो वर्ब है, कैसी वर्ब है,
बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। ऐसे समझ लीजिए फुल इन्फिनेटिव, 2+B1 का निर्माण इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+B1, 2+B1 का मतलब होता है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। कभी कभी 2 नहीं आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर का मतलब होता है नंगा। ऐसे लिखना है कि 2+B1 प्लस यस ई एस ई डी, ठीक है, ING। इसके बाद ना तो 2 आएगा, ना यस, ना ES, ना ED, ना ING आएगा, सब अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे हम कहते हैं वेयर इन्फिनेटिव। जैसे हमने बोल दिया गो, गो एक बेयर इन्फिनेटिव है। हमने बोल दिया कम, कम एक बेयर इन्फिनेटिव है। हमने बोल दिया वाक, वाक एक वेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए स्प्लिन इन्फिनेटिव क्या है, सुना होगा, शायद ना सुना हो, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। देख लिया यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। क्या लिखा है, इन्फिनेटिव के बीच में टू का इन्फिनेटिव कोई एडवर्ब या एडवर्ब हो या उसका ट्रेडिशनल ग्रामर में लिखना कैसा माना जाता है, गलत माना जाता है। स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब वही है बेयर इन्फिनेटिव, इसमें टू का लिखना हमारे ट्रेडिशनल ग्रामर में गलत माना जाता है। लेकिन आजकल बहुत से लेखक स्प्लिट ऑफ इन्फिनेटिव्स को सही मानने लगे हैं। स्प्लिट ऑफ इन्फिनेटिव्स को अवॉइड करना उचित है। हमारे कॉम्पिटिटिव, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो आपको स्प्लिटिव इन्फिनेटिव से बचना होगा। उसके पहले एडवर्ब नहीं आएगा, सिर्फ 2+B1 का प्रयोग आप लोगों को करना है। लेकिन आप किताबों में हमने इसीलिए लिख दिया है, क्या लिख दिया, आजकल लेखक सारे मार रहे हैं, लेकिन उनको आपको अवॉइड करते हुए चलना है। ठीक है, आशा करते हैं पॉइंट ये वाला समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है, देखिए वही बात लिखी है, यहां पर लिखा है वही बात, क्या लिखी हुई है, लिखा है कि एज पर मॉडर्न ग्रामेरियंस, मतलब जितने भी मॉडर्न में ग्रामर के जो भी हैं, वन एडवर्ब में बी इंटरेस्टेड बिटवीन इन इन्फिनेटिव। मतलब ये है कि एज पर मॉडर्न, मतलब मॉडर्न में आपके वो क्या है, उनके बीच में क्या कर देते हैं, एडवर्ब का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन नहीं, क्या आना है, 2+B1 आएगा या सिर्फ और सिर्फ B1 आएगा। इन्फिनेटिव में B1 आएगा तो ये बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगी, ये आपकी फुल इन्फिनेटिव हो जाएगा। लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, पढ़ के देखिए एक बार, क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पर, आई आस्क यू टू काइंडली ग्रांट मी वन डे लीव ओनली हियर। ऊपर वाला पहले सेंटेंस समझते हैं, क्या लिखा है, आई आस्क यू, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए टू काइंडली ग्रांट मी, अब देखिए इनके बीच में इन्होंने एडवर्ब का प्रयोग कर दिया है। देखिए यहां पर ये वर्ब लिखी है आपकी, ये क्या है आपकी, देखिए वर्ब लिखी है, ये आपकी वर्ब लिखी है, इसके बीच में इन्होंने एडवर्ब की, क्योंकि ये मॉडर्न में इसका प्रयोग होने लगा है, अतः इसका प्रयोग हमें सही मानना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए 2+B1, इसके बीच में एडवर्ब नहीं आता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए हम बता रहे हैं सेंटेंस में। लेकिन इसको आप एग्जाम में गलत मानेंगे, कहीं पर अगर लिखा है उसे आप सही मानेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गलती यहां पर हर हाल में करनी है। SSC की एग्जाम में बैठे, आप चाहे बैंक के एग्जाम में बैठे, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठे। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। इन्फिनेटिव के बाद किस पर आते हैं हम, जीरेंड पर आते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है जीरेंड का टाइप। जीरेंड का क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए जीरेंड का रोल क्या होता है, जीरेंड बेहद इंपॉर्टेंट हमारे लिए आता है। लिखा है यहां पर जीरेंड, जीरेंड क्या होता है, वर्ब की ऐसी फॉर्म, वर्ब की ऐसी फॉर्म जो वर्ब में आईएनजी, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी लगाने से बनती है एवं नाउन का कार्य करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको जीरेंड या वर्ब वाला नाउन भी कहा जाता है। मतलब वर्ब में अगर आईएनजी लगा दें उसे हम जीरेंड कहते हैं, और जीरेंड बराबर नाउन होता है। मतलब यहाँ पर लिखा भी है कि सच, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, पेन का कलर चेंज करके आप लोगों को बताते हैं। लिखा है जीरेंड इज सच अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की क्या होती है, एक फॉर्म होती है, डेट इंड्स इन, उसके अंत में आईएनजी लगा होता है, एंड हैज अ फोर्स ऑफ अ नाउन ऑफ अ वर्ब, उस वर्ब को हम एज अ नाउन कंसीडर करते हैं, क्योंकि जीरेंड बराबर वर्ब की आईएनजी होता है, वर्ब की आईएनजी बराबर जीरेंड होता है, और जीरेंड बराबर नाउन होता है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया। अगर इन्फिनेटिव आ गया है तो जीरेंड, उसके बाद आते हैं हम पार्टिसिपल पर। सारे बेसिक पॉइंट अभी सीखने हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेसिक पॉइंट सीखने हैं। क्या लिखा है यहाँ पर है, पार्टिसिपल।
पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का ऐसा रूप जिसमें वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं। पार्टिसिपल को इसलिए वर्बल एडजेक्टिव का। देखिए पहले बात, वर्ब की आईएनजी से बना क्या होता है आपका? जीरेंड भी होता है। और पी से बात करेंगे पार्टिसिपल कितने होते हैं अभी नहीं। देखिए कैसे पहचानो, जीरेंड होगा तो वो किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। क्या समझ में आना चाहिए कि पार्टिसिपल वर्ब का ही रूप होता है जिसमें वर्ब के साथ एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं, उसमें जीरेंड में आपके नाउन के गुण का पाए जाते हैं। जीरेंड बराबर हम जीरेंड को नाउन कहते हैं, पार्टिसिपल को एडजेक्टिव कहा जाता है। कैसा? वर्बल। मौखिक में इसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। आशा करते हैं पॉइंट बहुत अच्छे समय से आपको समझ में आया होगा। इसी बात पर फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है पढ़िए, आशा करते हैं नया पॉइंट लगेगा। इंटरेस्टिंग है लेकिन सीखना बेहद जरूरी है। सीखना बेहद जरूरी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है अनअटैच्ड आर डेंगलिंग पार्टिसिपल। डेंगलिंग पार्टिसिपल कैसे, ये कैसे पार्टिसिपल होते हैं बताएगा कोई? कैसे पार्टिसिपल होते हैं? यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा कि पार्टिसिपल वाक्यों में एडजेक्टिव किसका कार्य करते हैं? हमने बात बताई कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। अब जबकि जीरेंड नाउन का कार्य करते हैं। जीरेंड आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं पर पार्टिसिपल सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। अतः पार्टिसिपल के साथ नाउन या प्रोनाउन का संबंधित, नाउन या प्रोनाउन, लिखा है नाउन या प्रोनाउन का संबंधित रिलेटेड होना आवश्यक है। मतलब यह है कि आपको बार बार बता होगा, कितनी बार हमने बताया है कि अगर कोई भी पार्टिसिपल मान लीजिए एडजेक्टिव बन गया है, अगर दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव है तो वो किसको आपको क्वालिफाई करेगा? नाउन और प्रोनाउन का। इसीलिए यहाँ पर पॉइंट भी लिखा है। क्या था ये? आवश्यक है। यदि पार्टिसिपल के साथ नाउन या प्रोनाउन का संबंधित नहीं है, वह पार्टिसिपल आपके कैसे होते हैं? अनअटैच्ड आर डेंगलिंग पार्टिसिपल कहे जाते हैं। बहुत आसान है समझना, सीधे से एक भाषा में समझ लीजिए। जो यहाँ पर लिखा है वो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, हम जो बोल रहे हैं समझ लीजिए। अगर दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव है वो आपका नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। दूसरा पॉइंट है, पार्टिसिपल हमारे जितने भी पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। अगर एडजेक्टिव का काम करेंगे तो एडजेक्टिव की आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करेंगे? उनके साथ होना आवश्यक है। अगर किसी कारणवश उनके साथ नाउन और प्रोनाउन नहीं आए तो उन्हें ही हम डेंगलिंग पार्टिसिपल कहते हैं। बस नया वर्ड लगता नहीं, आप लोगों को लग रहा है कि कोई जादू है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। यहां पर दूसरा क्या लिखा है देखिए, एग्जाम्पल कैसे समझोगे? एग्जाम्पल से हम आप लोगों को बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझिए। देखिए यहां पर लिखा है बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। मतलब आज कोल्ड मतलब सर्दी, सुबह में ज्यादा मॉर्निंग में क्या थी? सर्दी के कारण मैं ऑफिस नहीं जा पाया। पीछे क्या लिखा था देखिए, बीइंग वर्ब की आईएनजी से बना, वर्ब की आईएनजी से बना या तो जीरेंड होता है या तो वर्ब की आईएनजी से बना या पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का काम करेंगे, इनके साथ नाउन प्रोनाउन होना आवश्यक है। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ये डेंगलिंग पार्टिसिपल हो जाते हैं। अगर इनके साथ नाउन प्रोनाउन है तो आपके कैसे पार्टिसिपल हो जाएंगे? प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करें। बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिड नॉट गो टू, इसका मतलब है कि मॉर्निंग में कोल्ड होने की वजह से आप ऑफिस नहीं जा पाए। देखिए यहां पर लिखा है बीइंग अ रेनी डे द स्कूल रिमेन्ड क्लोज्ड। मतलब वर्षा होने के कारण स्कूल क्या हो गया है? आज बंद रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट इसके पहले नहीं है। सब्जेक्ट को क्या है? सब्जेक्ट बारिश है, मतलब रेन डे मतलब बादल है, जो भी बरसात है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है। अब सर्दी है तो है सर्दी, ठीक है, इंक्लूडेड रहते हैं, उनको हिडन में रखा जाता है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? पॉइंट लिखा है उपयुक्त दोनों वाक्यों में प्रयुक्त पार्टिसिपल बीइंग कैसा है? अनअटैच्ड या डेंगलिंग है। यहाँ बीइंग के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना आवश्यक नहीं है। इट नहीं लिखेंगे। कोल्ड मॉर्निंग है, कोई जरूरत नहीं आपको इट लिखने की। आप जबरदस्ती हीरो ना बने फालतू में लिखने की। जो चीज सही है उसे गलत ठहराने की कोशिश ना करें। सही है, लॉजिक के साथ सही है। अतः इन वाक्यों को निम्न प्रकार से लिखा जाना चाहिए।
मतलब यह है कि निम्न प्रकार से लिखा जाना चाहिए। लिखा है, देखिए हमने लिखा है कामा लगा दे, देखिए इट, इसका मतलब है हमने पहले बताया अगर कामा लगा है तो इसी पूरे को क्या करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा। जैसे राम एज विलेज आई, राम के बाद हमने कामा लगा दिया, इसका मतलब जो भी आगे की घटना होगी वो राम ही उसको डिस्क्राइब करेगा। इसका मतलब क्या है, इट देखो इसको कर रहा है डिस्क्राइब के, बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं द मॉर्निंग बीइंग कोल्ड आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। इसका मतलब अगर हम इसे इतने प्रकार से लिख सकते हैं तो आशा करते हैं पॉइंट समझ में अब आ गया होगा। अगर यहाँ पर हम इट ना भी लिखें तब भी ये सेंटेंस सही है। अगर ये सेंटेंस सही है तो ये आपकी डिंगलिंग या अनअटेच्ड पार्टिसिपल का रूप है। यही आपका एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर हमने बीइंग वाला भी लिख दिया है कि इट बीइंग अ रेनी डे द स्कूल रिमेंड क्लोज्ड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द डे बीइंग रेनी डे द स्कूल रिमेंड क्लोज। दोनों प्रकार के एग्जाम्पल कॉपी में लिखें। आशा करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा। वो अच्छा पॉइंट था, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इसी पॉइंट से आजकल बहुत एरर हमारे एग्जाम में आ रही हैं। आगे पढ़ते हैं। इन्वर्जन बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वर्जन का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वर्जन का, देखिए भाई इन्वर्जन तो बेहद इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इन्वर्जन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या इन्वर्जन का, देखिए 54 पॉइंट हो चुके हैं। ये लेक्चर 9 में आपके 54 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। देखिए अभी कहां पर आके आपका ये एसेक फाउंडेशन बैच कंप्लीट होता है। लिखा है अफर्मेटिव वाक्यों को स्ट्रक्चर सामान्यतः हम किस प्रकार बनाते हैं, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ठीक है, यहाँ तक होगा, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई नहीं। वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। इंट्रोगेटिव वाक्यों में सामान्यतः वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। अगर जिसे सब्जेक्ट के पहले किया जाता है उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। मतलब इसमें इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब का ही प्रयोग अगर सब्जेक्ट के बाद में हो गया है तो वो इन्वर्जन नहीं होगा। उसी को उठाकर हमने वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले कर दिया तो वो इन्वर्जन हो जाएगा। जिसे एडवर्ब का इन्वर्जन करते हैं। जिस तरीके से हम बताएंगे इन्वर्जन कौन कौन से होते हैं, सीआई इन्वर्जन होता है, एसआई इन्वर्जन होता है, वो हम बात बाद में करेंगे। अभी ये जान लो कि इन्वर्जन क्या होता है। सब वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले पटक दो, जान लीजिए इन्वर्जन हो गया। बस इतना ऐसा समझना है। बस यही अभी पॉइंट आप लोगों को समझना है। ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है उसे आप आसानी से समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या आसानी से समझने, इसका मतलब अगर आपका यहाँ पर वर्ब हमने पहले लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, अब क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखिए ये तुम्हारा आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब को पटक दिया आपने। अगर वर्ब को इस पर रख दिया है, पहले रख दिया, इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्जन हो गया। लिखा है वाक्यों के अतिरिक्त बहुत से एडवर्ब्स, एडवर्बियल एक्सप्रेशंस का प्रयोग जब एक क्लाउज के प्रारंभ में होता है तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है अतः वाक्यों का वर्ब सब्जेक्ट के पहले आना ही इन्वर्जन कहलाता है। देखिए बात वही लिखी है जो हम एक भाषा में आपको समझा रहे हैं। इन्वर्जन का काम ही है कि सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब लिखिए, वर्ब को उठाओ और सब्जेक्ट के पहले उठा के रख दो। बस अगर सब्जेक्ट के पहले वर्ब रख दी उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। कुछ नहीं लिखा है, चलिए पढ़ देते हैं। यहाँ पर कोई खास नहीं लिखा है लेकिन पढ़ना बेहद जरूरी है। लिखा है इन्वर्जन ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब का इन्वर्जन हम कैसे करते हैं। जो हमने अभी बताया है वही बात है, कुछ नया नहीं है। जब नया नहीं है तो क्या है, सीख लो। सर्टेन कुछ निश्चित एडवर्ब्स एंड एडवर्ब्स फ्रेजेज, सर्टेन मतलब कुछ निश्चित एडवर्ब्स होते हैं और कुछ एडवर्ब के फ्रेज होते हैं। मोस्ट विद आ रेस्ट्रिक्टिव और निगेटिव सेंस, मतलब कभी कभी वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का सेंस देते हैं। कैन फॉर आ emphasis बी प्लेस्ड फर्स्ट इन आ सेंटेंस आर क्लाउज आर देन फॉलोड बाय इन्वर्टेड, मतलब यही है। हमने बताया कि कुछ निश्चित एडवर्ब होते हैं, ये कुछ एडवर्ब के फ्रेज होते हैं, उनका हमें इन्वर्जन किया जाता है। इस तरीके के नहीं कि वर्ब को उठा के पहले रख दिया, ऐसा नहीं। कैसे किया जाता है वो हम आप लोगों को बताएंगे। इन्वर्जन के रूल क्या है। पहला पॉइंट यह है कि इन्वर्जन कैसा होता है कि वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रखना इन्वर्जन कहलाता है। उनमें से कैसे किन वर्बों को रखोगे, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कुछ एडवर्ब के फ्रेज होते हैं। मोस्टली वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों का भी सेंस देते हैं। अब क्लाउज का काम करते हैं, उनको हम रखते हैं। उनको हम रखने के बाद क्या करते हैं, उन्हीं को हम इन्वर्जन का प्रयोग देते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव फ्रॉम अ द वर्ब, उसी वर्ब को इंट्रोगेटिव को भी हम इन्वर्जन का रूप दे सकते हैं। आशा करते हैं पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पॉइंट समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक काम आप लोगों को हम बताते हैं, वो आप लोगों को करना है।
इतना अगर हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों की भी एक प्राथमिकता बनती है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को, आपका चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार की कॉल या व्हाट्सएप के कोई क्यूरीज चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और सेकेंड वाला जो नंबर लिखा है आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट आप लोगों को, सारे जितने आज पॉइंट बताए हैं सब समझ में आए होंगे। चीज़ें बहुत अच्छी थी, इसमें सारी चीज़ें थी क्योंकि एक एक पॉइंट हमने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया। ध्यान रखना, जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। जो भी इंफॉर्मेशन है रिकॉर्डिंग हम संडे को रात को 8 बजे आपके चैनल एसिक इंग्लिश पर हम आप लोगों को एक, उससे पहले भी 7 बजे भी दे सकते हैं क्योंकि 8 बजे आप लोगों को एक सरप्राइज आने वाला है। संडे को 7 बजे भी हम आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या बताएंगे कि आप लोगों के लिए हम कौन सा बैच ला रहे हैं, प्रैक्टिस बैच। क्योंकि अभी जल्दी में ऐसा है कि इसका आप लोगों का स्टेनो का पेपर लगा है, एमटीएस का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। उनका आप सोच रहे हैं कि स्टेनो में 50 क्वेश्चन आते हैं डेली। आप लोगों को 10 से 15 दिन जितने दिन हैं एक सेट हम आप लोगों को सोल्व करा, जिससे आप लोगों को हेल्पफुल होगा। जल्दी ही हम एनडीए और सीडीएस का प्रैक्टिस बैच लाएंगे। संडे को हम आप लोगों को, आप संडे को हम पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आज के लिए आपकी बात हमने सब सुनी है, कमेंट पढ़े हैं, सारे लोगों के सारी बातें पढ़ी हैं। बस हमें एक से संडे तक की हम आप लोगों को मांग रहे हैं मोहलत। संडे को हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरीके से कब कौन सा बैच आएगा। बस आप लोगों को हमें संडे तक इस एक फाउंडेशन बैच कंप्लीट कराना है। इस एक फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराते रहेंगे, कोई नया टॉपिक उठा के पढ़ाते रहेंगे, सारी चीज़ें कंटिन्यू चालू कर दें। बाकी आज की बात यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।